हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसको समझेंगे, जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, तीनों का लिंक ऊपर आई बटन के अंदर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, मतलब जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसकी इकोसिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके ऊपर थ्योरीज आई हैं, क्या क्या साइंटिस्ट का मानना है। Does the number of species in a community really matters to the functioning of the ecosystem? क्या जो स्पीसीज का नंबर है वो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में वास्तव में क्या कोई महत्व रखता है? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव ए डेफिनेट आंसर। इसका आंसर इकोलॉजिस्ट देने में भी समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. काफ़ी जो डिकेड से इकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो स्पीसीज, जो कम्युनिटी ज़्यादा स्पीसीज जिसके अंदर हैं वो ज़्यादा स्टेबल है उस कम्युनिटी से जिसके अंदर लेस स्पीसीज हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी हमने ऊपर कह तो दिया है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हमें बताना है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। चलो देखते हैं। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances, natural or man-made, and it must also be resistant to invasion by alien species. Stable community का मतलब है कि ये ईयर बाय ईयर ज़्यादा वेरिएशन अपने अंदर शो ना करे, प्रोडक्टिविटी के अंदर भी शो ना करे। ये या तो रेजिस्टेंट होनी चाहिए या रेजिलियंट होनी चाहिए डिस्टर्बेंसेज की। जो डिस्टर्बेंस नेचुरल हैं या मैन मेड हैं उनके लिए ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट या रेजिलियंट होने चाहिए। या कोई बाहर की एलियन स्पीसीज का मतलब यदि हम एक जगह की कोई स्पीसीज, मान लो हमने अमेरिका से कोई फिश की स्पीसीज उठाई और हमने इंडिया के अंदर उसको पॉन्ड के अंदर डाल दिया, तो उस स्पीसीज के कारण दूसरी जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज उस पॉन्ड के अंदर थी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। उन स्पीसीज के लिए जो बाहर से हम स्पीसीज लाए हैं अमेरिका से, वो एलियन स्पीसीज हो गई है। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, बट डेविड टिलमैन्स long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. डेविड टिलमैन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए काफी आउटडोर प्लॉट्स के अंदर, जिससे कुछ हमको आंसर मिले हैं। वो क्या है आगे देखते हैं। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास. He also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. उन्होंने बताया कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर क्या होना चाहिए, ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन होनी चाहिए, यही प्रोडक्टिविटी के अंदर। और यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा भी कि ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन आ रही थी जिस प्लॉट के अंदर मोर स्पीसीज थी। ओके, ही आल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा थी ना, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स स्पीसीज. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, it may not affect flight safety initially, but as more and more rivets are moved, the planet becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. इन्होंने क्या कहा, एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी, उसमें उन्होंने बताया यदि हम एक एयरप्लेन के अंदर मैनी बहुत सारे रिवेट्स होते हैं, यानी बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं, जिसके कारण जो एयरप्लेन है वो एक पूरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, कह रहा है कि यदि हर एक पैसेंजर जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, यदि एक रिवेट को एक नट को ले जाना शुरू कर दे घर पे, तो इनिशियली तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, इनिशियली उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा रिवेट उसके अंदर से निकल गए होंगे और वीक हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिवेट निकाला है। यदि आप इंजन वाले से निकालेंगे तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। Loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety than lose of a few rivets on the seats and windows inside the plane. वही तो मैं बता रहा था कि यदि रिवेट्स को यदि विंग्स से निकाला जाए तो फिर उड़ेगा ही नहीं, दिक्कत आ जाएगी। और विंग्स को यहाँ पे कंपेयर किया की स्पीसीज जिनका मेजर रोल होता है एक इकोसिस्टम फंक्शनिंग के अंदर, वो कम होती है लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है की स्पीसीज का। ओके, तो यही उन्होंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बस एक जनरल हाइपोथेसिस दी है और हम इसको थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, while it is doubtful if any species are being added through speciation into the Earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. ये doubtful है कि any species, new species यदि add हुई है हमारी जो अर्थ के जो ट्रेजर स्पीसीज का,
देयर इज नो डाउटफुल अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेज, यानी कोई स्पीसीज न्यू ऐड हुई उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज का लॉस हुआ है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल वेल्थ है आवर प्लेनेट की वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली। दी colonization of tropical Pacific Iceland by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds। कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड है वहाँ पे ह्यूमन ने कोलोनाइजेशन यानी रहना शुरू कर दिया, तो उसके कारण 2000 नेटिव जो बर्ड स्पीसीज थी वो लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। The IUCN Red List 2004 documents that the extinction of 784 species, including 338 vertebrates and 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years। कह रहा है कि IUCN जो रेड लिस्ट 2004 है इसमें बताया गया है कि लास्ट 500 ईयर्स के अंदर 784 जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसके अंदर 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स स्पीसीज हैं। Some examples of recent extinction include the Dodo mauritius, क्वेगा अफ्रीका से, थाइलेसियन ऑस्ट्रेलिया, सेटलर सी काउ रशिया से। ये चार जो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं ये चारों के चारों अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट घोषित किए गए हैं। ओके, एंड 3 सब स्पीसीज बाली जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर, इनको भी एक्सटिंक्ट घोषित किया गया है। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैज विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। पिछले 20 साल के अंदर ही लगभग 27 स्पीसीज जो हैं वो डिसअपीयर हो चुकी हैं। एक्सटिंक्शंस अक्रॉस टैक्स आर नॉट रैंडम, मतलब जो टैक्स आज उनके अंदर एक्सटिंक्शन रैंडम नहीं है। Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। क्या कह रहा है कि जो एम्फीबियन स्पीसीज है वो ज़्यादा, एम्फीबियन की जो स्पीसीज हैं वो ज़्यादा वनरेबल हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड जो 15,500 जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं। Presently 12% of the all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction। ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि कितने परसेंट एम्फीबियन, कितने परसेंट जिम्नोस्पर्म, कितने परसेंट मैमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं।